नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ MCQs। ओके 86 तक हमने पहले किए थे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट की। ऑन ट्रांसफार्मर इज यूज टू फाइंड, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमारा किसके लिए, नो लोड करंट को फाइंड करने के लिए। जब हमारा कोई लोड अप्लाइड नहीं है ट्रांसफार्मर में, तब उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसको फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 90 पे आते हैं। जब द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल वेसल विच कंटेन्स अ ड्राइंग एजेंट। एक पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, एक छोटे से वेसल का बना होता है जिसमें एक ड्राइंग एजेंट होता है, तो उसको हम ब्रीथर कहते हैं। उस पार्ट को ब्रीथर कहते हैं। ब्रीथिंग के लिए, ट्रांसफार्मर की ब्रीथिंग के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा 91 आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स मस्ट बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा अबाउट 50% ऑफ द लोड पे होती है। लोड वैल्यू करीब 50% हो तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद 88 पे आते हैं, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 11। तो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है कि वो 11 है। द रेशियो ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी इज मतलब ये जो रेशियो है वो 11 है। वो पूछ रहा है कि करंट इन सेकेंडरी टू प्राइमरी, मतलब I2 अपॉन I1 पूछ रहा है। तो ये जो 11 है किसके इक्वल है, ये I1 अपॉन I2 के इक्वल है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है। रेसिप्रोकल 1/11। ये K है हमारा रेशियो जो है, ये K 11 है, तो 1/K सीधी सी बात है 1/11 हो जाएगा। उसके बाद 92 पे आते हैं कि इफ़ देयर आर नो कॉपर लॉसेज इन द रोटर। ट्रांसफार्मर के रोटर के अंदर अगर कोई भी कॉपर लॉसेज नहीं है तो हमारा रोटर रन करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। ओके, ये थोड़ा सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हो गया कि सिंक्रोनस मशीन्स का क्वेश्चन हो गया कि अगर रोटर, उसमें मशीन में रोटर के अंदर कोई कॉपर लॉस नहीं है तो फिर वो हमारा रोटर कैसा रन करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। उसके बाद इधर आता है ना ट्रांसफार्मर अकरेंस ऑफ डायमेंशनल चेंजेस बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिफर्ड टू। तो ये पूरा से एक डेफिनेशन है किसकी, वो भी देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अकरेंस ऑफ डायमेंशनल चेंजेस इन, यहाँ इन होना चाहिए, इन बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन के दोनों परपेंडिकुलर में भी पैरेलल में भी हमारा डायमेंशनल चेंजेस आते हैं। तो वो किस वजह से आते हैं, उसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा भी गया था। जो शायद 22 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 22 दिसंबर UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, तो इलेक्ट्रिकल का, उसमें पूछा गया था। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डायमेंशनल चेंजेस आ जाते हैं उसकी, उस प्रोसेस को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद 93 है, यहाँ पे क्या है कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड बाई राइज इन प्राइमरी वोल्टेज। तो रेगुलेशन की बात कर रहा है एक ट्रांसफार्मर की, उसमें प्राइमरी वोल्टेज हमारा राइज कर रहा है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेटेड आउटपुट वोल्टेज एट अ गिवन पावर फैक्टर फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो वो रेगुलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड बाई, ठीक है, यहाँ से शुरू है कि राइज इन प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेटेड आउटपुट वोल्टेज एट अ गिवन पावर फैक्टर फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इसका आंसर है कि ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन नो लोड टू फुल लोड होना चाहिए। वो रेगुलेशन के बारे में पूछा है कि रेगुलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, तो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुखोल्स, हिंदी में तो बोले बुखोल्स रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बुखोल्स रिले, एक तरीके का रिले है, तो उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बूस्टर ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू। तो बूस्टर टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। उसका नाम ही है बूस्टर, तो किसी चीज़ को बढ़ाएगा ही तो वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है हमारा बूस्टर ट्रांसफार्मर। उसके बाद आते हैं 96 पे कि एट एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई, ठीक है। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का हमारा कैसा होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, एंड इंडक्टेंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होगा, एंड कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस रिप्रेजेंट द म्यूचुअल फ्लक्स। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो होता ही है हमारा, क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ये कॉयल से बन के बना होता है। इंडक्टेंस हो गया और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। ये तो हमारे जो हम देखते हैं वो पार्ट है। एंड कंडक्टेंस होगा उसका, एंड ससेप्टेंस होगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी हो रही है तो कंडक्टेंस भी होगा उसका कुछ, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ससेप्टेंस होगा टू रिप्रेजेंट म्यूचुअल फ्लक्स। तो म्यूचुअल फ्लक्स को दिखाने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। और वैसे प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ट्रांसफार्मर का। ये पूरा ये बना के दिखा रहे हैं कि ये हमारा ये है, ये सेकेंडरी साइड में, ये प्राइमरी साइड में है, और ये चीज़ें हैं।
उसके बाद आता है 99 की ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैज़। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसका नाम ही ऑटो, खुद में काम कर सकता है, तो उसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दो वाइंडिंग दो तरीके की नहीं होती, केवल एक तरीके की वाइंडिंग होती है, इसलिए उसका नाम है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आता है 100 द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू मेजर द, तो इनसे हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर उनका नाम ही है कि करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, उनका नाम ही है, तो उनसे हम हाई करंट से और इससे हाई वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 97 को, 2-3 फेज, ये 3 फेज का सिंबल है। 2-3 फेज ट्रांसफॉर्मर कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल इफ द डैश कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब अगर दो ट्रांसफॉर्मर है अलग अलग 3 फेज और उनको हमको पैरेलल में एक साथ ऑपरेट कराना है, तो क्या कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ेगी, द फेज सीक्वेंस मस्ट बी द सेम। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल द कंडीशन 1 and 3 कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर दो ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट कराना है एक साथ, तो पहले तो उनका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। दूसरा कि फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी सेम फॉर ऑल द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब पहले वाले का प्राइमरी और दूसरे वाले के प्राइमरी से भी उसका फेज डिस्प्लेसमेंट मैच करना चाहिए, और पहले का सेकेंडरी का दूसरे के सेकेंडरी से। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल तो दोनों ट्रांसफार्मर का फेज हमारा मैच कर रहा है बट प्राइमरी सेकेंडरी का अलग अलग है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, सब कुछ मैच करना चाहिए। और सेम वोल्टेज रेशियो एंड सेम वोल्टेज रेफरिंग टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और वोल्टेज रेशियो भी सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट। तो हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, यही है कि शीट स्टील मटेरियल यूज इन ट्रांसफार्मर कोर। तो शीट स्टील मटेरियल हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर में, उसका ये जो परमेबिलिटी और कोर लॉस के रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हैं क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी हाई लो ये सब। तो परमेबिलिटी तो हमारी हाई होनी चाहिए, ओके, जो शीट स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, और उसका कोर लॉस जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, लॉस हम चाहते हैं, लॉस तो ऑब्वियस ही बात है कि चाहते हैं कम ही हो, तो ये हाई वाले तो ऑप्शन गए। तो लो कोर लॉस होना चाहिए और परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। उसके बाद आता है 101 कि डेल्टा कनेक्शन हैज़ द एडवांटेज ऑफ। डेल्टा कनेक्शन का क्या एडवांटेज होता है, ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट्स करंट टू। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन विद इन डेल्टा कनेक्शन ही हमारा रखता है जो हमारे थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट करंट के होते हैं, उनको विद इन डेल्टा कनेक्शन रखता है। तो विद इन इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, विद इन डेल्टा कनेक्शन विद इन डेल्टा कनेक्शन ही रखता है, यही उसका एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 104 पे कि इन अ ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स, वो पूछ रहा है कि लीकेज फ्लक्स हमारा क्या है या उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो ये कहना बताना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि लीकेज फ्लक्स हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जो एनर्जी हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आते हैं 102 पे कि इसमें रेशियो हमको बताना है कि V1/V2 इसको अलग से लिखते हैं, तो हमारा V1/V2 इजकल टू N1/N2 और इजकल टू हमारा यहाँ पे I2 ऊपर हो जाता है और I1 नीचे हो जाता है। ओके, तो V1 N1 तो एक ही साथ रहते हैं पर I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से ये भी निकल सकता है कि जो V है वो I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो ऊपर एक क्वेश्चन था उस पर चलते हैं, उसमें यही चीज़ शुरू में बोली थी, थोड़ा सा वहाँ पे मतलब था डिफरेंस, क्योंकि हमने 2 बार मैंने केवल I1 I2 हमें निकालना है, ठीक है, तो 11 के इक्वल है, बट उन्होंने ये कहा था कि इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 11, वो रेसिप्रोकल को 11 बोल लेते हैं, मतलब ये चीज़ तो 11 है पर ये चीज़ कितनी होगी, तो वो ये 1/11 होगी। ओके, तो रेसिप्रोकल की बात है, तो इस वजह से मतलब नॉर्मली क्या है कि अगर N1 और N2 हमारा 11 है तो फिर I2 और I1 भी हमारा क्या होगा 11 होगा। तो ये रेसिप्रोकल बोल रहे थे कि इसका रेसिप्रोकल है 11, मतलब N1 और अपॉन N2 हमारा 1/11 है असल में, वो ये कहना चाह रहे कि N1 और N2 1/11 है। तो उस केस में क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो हमारा ये भी 1/11 होगा। क्यों? क्योंकि N1 ऊपर रहता है, उधर I2 ऊपर रहता है, तो ये 1/11 है असल में, वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 11, N1/N2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 11, तो फिर ये भी हमारा 1/11 हो जाएगा। और इतना कन्फ्यूजन से अच्छा है कि सीधे से यहाँ पे ये याद रखें, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये टर्म्स हैं, इसमें V1 ऊपर रहता है, N1 ऊपर रहता है, बट I2 ऊपर रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 चीज़ दे देंगे, एक पूछ लेंगे। उसके बाद आता है कि द नो लोड प्राइमरी इनपुट, ठीक है, नो लोड प्राइमरी इनपुट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर हमने कोई भी लोड नहीं दिया है प्राइमरी इनपुट पे, तो
तो हमें क्या जो आउटपुट मिल रहा है वो किसके आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर के इक्वल मिल रहा है। उसके बाद आता है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण, जो ऊपर हमने सबसे पहला देखा था ओपन सर्किट टेस्ट, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो केवल हाई वोल्टेज पता करने के लिए ये हमारा किया जाता है। ये जो हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये पता करने के लिए ये हाई केवल उच्च वोल्टेज कुंडलियों से अच्छा वो पूछ रहा है कि इनपुट सप्लाई को किससे जोड़कर किया जाता है। तो इनपुट सप्लाई को इससे जोड़ के किया जाता है, ठीक है। ये जो ये है HV हाई वोल्टेज वाली हमारी इंडक्टर वाली साइड है, तो केवल उच्च वोल्टेज कुंडलियों से जोड़कर किया जाता है। और इसमें HV और LV हमारा हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड होता है, और यह बदल भी जाता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर रहे हैं तो फिर लो वोल्टेज साइड इधर होगा और हाई इधर होगा, है ना। इसको अप करेंगे तभी तो हाई बनेगा, तो ये डिपेंड करता है। बट ये जो टर्म होते हैं HV और LV हमारे हर एक ट्रांसफार्मर में रहते हैं। उसके बाद है कि द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी हमारा किसको इफेक्ट करता है, अफेक्ट तो बोथ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। दो तरीके के लॉस होते हैं, तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट दोनों को ही हमारा इफेक्ट करता है। उनके रिगार्डिंग ये फॉर्मूले हम पहले भी देख चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि पी हिस्टैरिसीस पावर लॉस की बात करें तो KH F इंटू V और इंटू बी मैक्स की पावर X, और ये X की वैल्यू हमारा 1 से 2 के बीच में रहती है, 1 पॉइंट समथिंग करके इस तरीके से रहती है। तो ये हो गई X, ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है। हिस्टैरिसीस में बी मैक्स जो है उसकी पावर फिक्स नहीं होती है, ओके। और ये हमारा एडी करंट लॉस है, इसमें फिक्स है कि बी मैक्स का स्क्वायर ही यहाँ पे होता है। तो KE F स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V, और T यहाँ पे क्या है, ये लैमिनेशन की मोटाई, थिकनेस है लैमिनेशन की। तो ये एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दो लॉस होते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी होती है दोनों को ही अफेक्ट करती है हमारी। उसके बाद आता है 108 की बुखोल्ज रिले इज क्या है, एक गैस ऑपरेटेड रिले है। किस तरीके का रिले है ये हमें बताने की, एक गैस ऑपरेटेड रिले है बुखोल्ज रिले। नेक्स्ट देखते हैं 106, यहाँ पे कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर कब होगा, ओके, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो विद इंडक्टिव कॉइल्स आर कनेक्टेड इन बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स, जब हमारा इंडक्टिव कॉइल जो है वो दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट्स में हमारे कनेक्टेड हों। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि इंडक्टिव कॉइल सेकेंडरी सर्किट में, नो कॉइल्स कनेक्टेड, ठीक है। इंडक्टिव कॉइल प्राइमरी में, तो ये नहीं। जब इंडक्टिव कॉइल हमारे दोनों ही साइड में कनेक्ट होंगे तो हमारा एक ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। और तो ऊपर हो गए। फिर आता है 109, यहाँ पे बात हो रही है कि बूस्टर ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम बूस्टर ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ओके। इसको मैं हटा ही दूँ, अब ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बूस्टर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद 102 की ट्रांसफार्मर डैश रिएक्टिव पावर, तो ट्रांसफार्मर एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, ओके। उसके बाद 110 द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट शुरू में दिखा था। इन अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट बाई सॉलिडली शॉर्टिंग, ठीक है। क्या शॉर्ट करके, ओनली लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ओके। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर देते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय। उसके बाद 113 देखते हैं कि वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 1:20, देन द रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्म्स का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। ये हमने पहले ही देखा है कि V1/V2 = N1/N2, बट I1 के केस में ये उलट जाता है, ठीक है। I1 के केस में ये I2/I1 हो जाता है। तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईजी। उसके बाद 1114 में क्या कह रहा है कि द नो लोड प्राइमरी करंट विल बी अप्रॉक्सीमेटेड इन द रेंज ऑफ डैश टाइम द रेटेड लोड करंट इन द ट्रांसफार्मर। तो ये कह रहा है कि जो लोड करंट है, रेटेड लोड करंट है, कि लोड जब जुड़ा होगा तो इतनी करंट फ्लो कर सकती है, उसके सामने नो लोड करंट हमारी कितनी होती है, तो 0.1 टाइम होती है, या बोले तो हमारा 1/10 टाइम्स होती है। ये अगर लोड करंट है और ये हम कह रहे हैं INL नो लोड करंट, तो उसकी लोड करंट की 1/10 टाइम्स होगी, ओके। इधर 1 देखते हैं कि इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द फ्लक्सेज इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वोल्टेजेस आर मिनिमाइज बाई। कुल मिला के बस इतना है कि फ्लक्स को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर में। तो इंटरलीविंग करके, ये अच्छे वर्ड्स हैं कुछ अलग तरीके के, इंटरलीविंग करके और सेक्शनलाइजिंग करके बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे सेकेंडरी गायब कर दिया, बोथ प्राइमरी
एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि हाँ दो फ्लक्स दोनों में मिनिमाइज करना है तो दोनों में, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ओनली करके लिखा है या प्राइमरी ओनली लिखा है, तो इस ऑप्शन में अगर बोथ लिखा है तो इन्होंने टाइपिंग में छोड़ दिया। तो यहाँ पे बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को जब हम क्या करेंगे इंटरलीव और सेक्शनलाइजिंग करेंगे दोनों की, तो वो हमारे उसका फ्लक्स कम हो जाएगा। ये अच्छा हो गया, इंटरलीविंग और सेक्शनलाइजिंग ये दो वर्ड है फ्लक्सेस को कम करने के लिए। उसके बाद 1115 में चलते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, तो ऑन बोथ लोड पावर फैक्टर और लोड मैग्नीट्यूड। लोड के पावर फैक्टर पे, ठीक है, लोड के, ये एफिशिएंसी की बात करें लोड के पावर फैक्टर पे और उसके मैग्नीट्यूड पे कि लोड कितना है, तो इन दोनों पे हमारा एफिशिएंसी डिपेंड करती है। मतलब कुल मिला के लोड पे ही तो डिपेंड करेगी कितना लोड जोड़ा गया है। उसके बाद आते हैं 116 पे कि द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट मिनिमम एफिशिएंसी व्हेन, तो मिनिमम एफिशिएंसी पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट कब करता है, जब कॉपर लॉस इक्वल होता है आयरन लॉस के। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर लॉस है जो तो PCU इक्वल टू PFE करके या आयरन करके, जब ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे कॉपर लॉस और आयरन लॉस, तो हमारा एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद 118 यहाँ पे आ रहा है कि टाइम चेंजिंग ट्रांसफार्मरों को ट्रांसमिशन और वितरण, ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, समझ में आएगा नहीं। उसके बाद आते हैं 117 पे, इन ट्रांसफार्मर ऑफ लोड ऑन लोड द टोटल प्राइमरी करंट इज गिवन बाई, अगर एक ट्रांसफार्मर लोड पे है, ओके, एक ट्रांसफार्मर लोड पे है तो हमारी टोटल प्राइमरी करंट को हम कैसे लिखेंगे, तो सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट, इन दोनों के ऑन द प्राइमरी साइड, तो दो करंट के सम की तरह लिखेंगे टोटल करंट को, जो यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग करंट है प्राइमरी साइड पे वो I0 प्लस I2 बाई A, इनके सम की इक्वल लिखेंगे, इनके सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट। ये क्या कह रहा है, ये वाई डेल्टा मतलब ये स्टार डेल्टा, कि स्टार और डेल्टा में जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर किसके लिए संतोषजनक सही तरीके से काम करेगा, तो केवल हमारा संतुलित बैलेंस लोड के लिए, तो ओनली फॉर बैलेंस्ड लोड, बैलेंस लोड के लिए ही हमारा स्टार और डेल्टा में जुड़ा हुआ हमारा ट्रांसफार्मर सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद आता है कि ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रांसफार्मर्स को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सीरीज इन पैरेलल दिया, सीरीज दिया, ये सब कुछ दिया है, तो हमेशा ट्रांसफार्मर को ओनली पैरेलल के पहले मैं ये वर्ड लिखना भी ज़रूरी समझता हूँ कि ओनली पैरेलल में ही ट्रांसफार्मर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 121 पे आते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 21, द रेशियो ऑफ करंट इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो ये वही चीज़ दी है कि सेकेंडरी टू प्राइमरी मतलब I2/I1 पूछा है। अब I2/I1 तो हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसी के इक्वल होता है, बट इन्होंने ये क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रेसिप्रोकल है 21, मतलब असली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है 1/21, तो I2/I1 किसके इक्वल हो गया 1/21 के इक्वल, ठीक है। ये जैसा ऊपर क्वेश्चन आया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 122, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 4% रेजिस्टेंस एंड 5% रिएक्टेंस, वोल्टेज रेगुलेशन के पास 4% रेजिस्टेंस है, 5% रिएक्टेंस है, एट फुल लोड 0.8 PF, ठीक है, पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर है 0.8। वोल्टेज रेगुलेशन हमें बताना है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का जिसके पास ये चीज़ें हैं एट फुल लोड पे इज, वो हमसे पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन है क्या। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन लिखने के लिए परसेंटेज रेजिस्टेंस लिखेंगे इंटू PF प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू PF, मतलब इनको ऐड कर देंगे, ये 4 और 5 9% इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 0.8, तो जो कि हमको दे देगा 7.2%, ठीक है। अब इसमें सबसे करीब क्या है 6.20% है सबसे करीब आंसर के, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन लिखने के लिए जो परसेंटेज रेजिस्टेंस है परसेंटेज रिएक्टेंस है, दोनों को ऐड करके दोनों में पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे,
अलग अलग मल्टीप्लाई करो 0.8 को या एक ही बार में कर दो, एक ही बात है। उसके बाद आता है द ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दीज ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पिडेंस विच रिजल्ट। ट्रांसफॉर्मर को हमने पैरेलल में जोड़ा, उनके पास इक्वल डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पिडेंस, उनके पास परसेंटेज इम्पिडेंस इक्वल नहीं होगा, जिसका मतलब क्या, विच रिजल्ट्स लोडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर केवीए रेटिंग। तो इससे लोडिंग हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर की, और जो नॉट इन प्रोपोर्शन होगा उसकी किलोवाट एम्पेयर रेटिंग के। ओके, ये ए इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, मतलब ये चीज़ें लगभग इलेक्ट्रिकल में पूछी जाती है, बट क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक मशीन्स का डीसी मशीन्स पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं 124 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट एम्पेयर 120/12, ये क्या दिया है, वोल्ट, ये रेशियो दिया है, ठीक है। वोल्ट ट्रांसफार्मर इज टू बी करेक्टेड सो एज टू फॉर्म अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हमें स्टेप अप बनाना है। तो ये 120/12 का मतलब उल्टा है कि 120 हमारा क्या है, V2 है, और 12 हमारा V1 है, क्योंकि स्टेप अप करना है, छोटे से ज़्यादा उस पर करना है। A primary voltage of 120 volt is applied to the transformer. What is the secondary voltage? तो प्राइमरी वोल्टेज हमने 120 वोल्ट डाला हुआ है, तो इजी है कि ये जो रेशियो है हमारा, इस रेशियो को हमने ठीक है, मैंने V2/V1 लिखा, मुझे V1/V2 लिखना चाहिए, है ना। वोल्टेज में V1 ऊपर होता है, तो ये 12/120 के इक्वल है, क्योंकि स्टेप अप, ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में उन्होंने यही चीज़ यहाँ पे करी है, वो मैं यहाँ कर देता हूँ कि V1 उन्होंने बोला है कि 120 है, तो 120 इक्वल टू 12/120 अपॉन V2, ये V2 हमें निकालना है। तो ये 12 से ये तो 10 टाइम हो जाएगा, तो 1200 वोल्ट आ जाएगा हमारा। ओके, 1200 वोल्ट। अब क्योंकि इसमें आंसर इस तरीके से दिया नहीं, गलत दिया है, तो यहाँ पे हमें तो मालूम है कि 1200 वोल्ट सही होगा। उसके बाद 125 पे आते हैं। टू ट्रांसफॉर्मर्स विद आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग्स आर वर्किंग इन पैरेलल, दो ट्रांसफॉर्मर की सब कुछ सेम है, और तभी वो पैरेलल में वर्क कर सकते हैं जब सब कुछ सेम है। टू सप्लाई कॉमन लोड, द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द वन ट्रांसफॉर्मर इज लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ अदर। अगर परसेंटेज इंपेडेंस एक का लोअर है एज कम्पेयर टू अदर, देखो यहाँ पे भी यही चीज़ थी इस वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी यही है, ये भी यही इलेक्ट्रिकल का है। यहाँ पे क्या था कि दोनों के परसेंटेज इंपेडेंस इक्वल नहीं थे, डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इंपेडेंस, और यहाँ पे भी वो यही बात कह रहा है, पर यहाँ पे पूछ दूसरी चीज़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लोडिंग हो गई थी ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे क्या होगा कि पहले का कह रहा है कि लोअर है, द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द वन ट्रांसफार्मर इज लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ अदर। द लोड शेयरिंग बिटवीन द टू ट्रांसफार्मर विल बी, द लोड शेयरिंग किस तरीके से होगी, तो लोड शेयरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव इंपेडेंस। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जिसका हमारा इंपेडेंस कम है तो लोड उसमें ज़्यादा जाएगा, और जिसका इंपेडेंस ज़्यादा है उसमें लोड कम जाएगा।